पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, खुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला, ये सारी दुनिया ने देखा उसको टेलीविजन के ऊपर। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस यकीनन एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ? यहाँ पर तो एक मकसद के लिए लोग अपने ज़मीर के लिए आगे आए हैं, एक मोशन आई है। वहाँ पर पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ उनको लालच देकर वो लेके गए और फिर कहते हैं और हमें इल्ज़ाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये मौका आ गया है कि हम इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला के फजल करम से जिसको जीत का यकीन हो, उस मालिक के करम से वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो कभी धींगा मुश्ती नहीं चाहता, वो कभी झगड़ा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते हमें जाने की इजाज़त दी जाए और सबको अपना वोट का इस्तेमाल, हक का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा और आपकी फिर जो इज्जत जो है वो खुदा न खास्ता खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है स्पीकर साहब कि आप होश के नाखून लें और इमरान खान का आप इस जमहूरियत को डिरेल ना होने दें, वरना तारीख कभी आपको माफ़ नहीं करेगी, ये अवाम आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज ये बताना मकसूद ये था कि ये तमाम लोग अपनी आज़ाद मन से खुद अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये जो कुछ उन्होंने टेलीविज़न पर कल और परसों कहा, आज भी कुछ लोग मैंने सुना है कि वो कहने जा रहे हैं, तो किसी ने उनको ना कहा है, ना रोका है, ना उनको इजाज़त दी, वो खुद अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग हमें ताना दे रहे हैं अपने गरेबान में झांकें, बलूचिस्तान से लेकर केपी के अपना अपना बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और पंजाब में जिन्होंने बोरियों के मुंह खोले बलूचिस्तान में, किसको इसका इल्म नहीं है? तो इसलिए हमारा मुंह न खिलवाएं। और मैं ये आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इंतज़ामिया को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर आपने इस आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाज़ी के अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा और फिर आपको कटहरे में खड़ा करेगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। फिर हमसे गिला मत करना। इन अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश करूँगा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उस इत्तिफाक करते हुए मैं कि हम रोज़ अव्वल से इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं, हक का अलम लहराते हुए आगे बढ़े हैं और आज वो मंजिल आन पहुंची है जब इस तरह के नाअहल, नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान कफ़र किरदार तक पहुँचेंगे और शिकस्त से दो चार होकर जिस ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वो अपने घर जाएंगे, तारीख़ के सफ़हात पर ये अल्फाज भी रक़ब होंगे। इस वक्त जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, एक सियासी लीडर तो बहुत बड़ी बात है, एक घटिया इंसान भी इतने बड़े जलसों में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर शराफत करीब से भी गुजरी होती तो ये ज़बान इस्तेमाल ना हो सकती। हमने इसकी परवाह नहीं की।
गालियों की सियासत हमने न कौम को सिखाई है न अपने कारकुन को सिखाई है। हाँ, जुर्रत, शुजात और बहादुरी की सियासत हमने अपने घर में भी सीखी है और हमें अपनी माँओं ने जो दूध पिलाया है वो जुर्रत और बहादुरी का है। इस तरह के नाजायज़ लोगों के सामने झुकने का दर्द हमें नहीं दिया है। कभी खुद अपने मेंबरान से कहता है कि आपकी मर्जी है जहां वोट देना चाहें, लेकिन आज जब उसके अपने ही अरकान उनके खिलाफ वोट जाने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। जब जहाज उड़ा उड़ा के आप उनको तलाश करते रहे और फिर वो आपके पास आते थे, उस वक्त तो आपने उनको ज़मीर की आवाज़ कहा। आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने अल्फाज उसके अपने मुंह से सादर हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं पे सादर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम ये जंग जीत चुके हैं और जो कुछ थोड़ा सा वक्त अरसा बाकी है उसको भी बड़ी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको घर चलता करेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अब मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे इस पर इख्तलाफ के शुक्रगुजार हैं कि आज हमें लंच का दावत भी दिया गया और पूरा पाकिस्तान की जो अपोजिशन के क़यादत को एक जगह जमा किया और पूरा सियासी सूरत हाल पे हमारा तफसीली तबसरा भी हुआ। मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इमरान अपने अक्सरियत खो चुका है। तरीके इंसाफ का हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये पाकिस्तान की अवाम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है कि हम जमहूरियत की बहाली की तरफ भर रहे हैं। इमरान अपना शिकस्त देखते हुए अब गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं। गालम गलोच के अलावा अब वो फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर। पहले पार्लियामान के लॉजेस पे हमला हुआ, पार्लियामान के मेंबर्स पे हमला हुआ, ये जमहूरियत पे हमला था, ये पार्लियामान के पे हमला था और पार्लियामान के लॉजेस नेशनल असेंबली का हिस्सा है, ये नेशनल असेंबली पे हमला था। वहाँ नहीं रुका, फिर वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाउस पे हमला करके वफाक पे हमला किया और धमकी दे रहा है कि अगर वो नहीं खेल सकता वो किसी को नहीं खेलने देगा। और जो साजिश वो पकाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये वायलेंस के थ्रू पार्लियामान के मेंबर्स को अपना वोट इस्तेमाल ना करने दे, गैर जमहूरी तरीके से धौंस और धांधली से बच जाए, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो और एक थर्ड फोर्स को मौका मिले। पाकिस्तान की जमहूरी जमातें, पाकिस्तान का हर शहरी इमरान को वो ऑन करता है कि आप ऐसे सोचे भी ना, आए मुकाबला करें, आए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स अपनाएं। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करे। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूं, आप स्पीकर रहे, ये भी आपकी आखिरी दिनों की बात है। आपकी किरदार तारीख में लिखा जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट्स है वो नामुनासिब है। जो आपने पीटीआई के मीटिंग्स में हिस्से लिए हैं वो स्पीकर की ओहदा का तौहीन है। हमें अब बताया जा रहा है कि ये स्पीकर आईन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है
اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا. پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے، جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے، جو پاکستان کی، جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے، اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں، نہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پہ ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں، جہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا، ایک صوبے پر حملہ کرنا، سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے، اس صوبے پر حملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو بیابان جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں، ان کے لیے قانون اور ہیں، حاکموں کے قانون اور ہیں، اور مظلوموں کے لیے قانون اور. میں مختصراً کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں، ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے، آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ ہٹ وکٹ ہوں گے، اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر
स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। देखिए वही नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा, उनको इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उसमें उन्होंने ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान, आप सब पाकिस्तानी हैं। 22 करोड़ आवाम के वो मेहमान हैं। ये छोड़े इमरान नियाजी की हुकूमत, वो उसका वो जाने, उनका काम जाने, ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान हैं। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अराकीन है कुछ जो इन जमातों के PTI के, उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डिनेंस की बात की जा रही है कि आर्डिनेंस के जरिए उन्हें नाअहल कर दिया गया, अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, सरीहन मुतसादम है आइन से। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 63A में क्लियरली लेट डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, उससे पहले आप लाख आप कर लें, आप ये कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता, इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है। लिहाजा अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तमाम हमारे पास जो आइनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। सर ये बताइएगा कि आपने आइन सीखने की बात की और आपने कहा कि जो है वो स्पीकर ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी दफा लगती है? एक, और दूसरा ये बताइएगा, कल वो गवर्नमेंट ने रेड जोन का जो दायरा इख्तियार 1 किलोमीटर मजीद को बढ़ा दिया है, तो आपने कहा था कि हम शायद दस्तूर पर जाएंगे, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आप क्या वहाँ जाएंगे या जो गवर्नमेंट जगह देगी वहाँ होंगे? देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हम अल्लाह ताला के फजल करम से, खुदा के फजल करम से हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए जो जवारी होते हैं ना, ये उनका रवैया है PTI का। हम किसी सूरत भी हंगामा नहीं चाहते, कहीं हम शोर गोल नहीं चाहते, लेकिन अगर PTI मुसर है D चौक में जलसा करने पे तो हमने सब ने कॉल दे रखी है, और इंशाअल्लाह पर हम इनसे लड़ेंगे नहीं, अपने साथियों को हम अपना इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे वो पार्लियामेंट में पहुंचे अमन से और वोट डाल के वो बाहर जाएं। इसकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम पूरी लेंगे। अगली बात जो आपने की कि स्पीकर अगर आइन शिकनी करता है तो आपको पता है उसकी आइन में सजा के आप जानते हैं। सर ये बताइएगा, पहले तो मैडम मरियम का शुक्रिया सवाल करने के लिए। मुतहदा पोजीशन है सर, कल बनीगाला में एक अहम मीटिंग हुई है, उस पर आप मुतहदा पोजीशन की क्या राय है? और सेकेंडली अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतहदा पोजीशन की क्या उम्मीद है? राहुल साहब जवाब। मैं जवाब दूँ शरीफ साहब। जहाँ तक मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसका मेरा तो कोई तफसीली इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन इमरान खान साहब शिकस्त अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है, और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। जब तक अदम एतमाद का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, तो इमरान का कोई ऑर्डर जो है मेरा नज़र में, मेरा जमात में नज़र के नज़र में उसका कोई ऑर्डर, उसका कोई फैसला का आईनी, कोई कानूनी और कोई मॉरल भी, कोई सियासी भी उसका कोई वजन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है मुतहदा पोजीशन की? सर सुप्रीम कोर्ट को एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वी डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी है, और आप जानते हो
کہ جہاں بھی جمہوریت کا امتحان رہا ہے ہمارا ملک کی تاریخ میں، تو لائرز کا کمیونٹی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے، اور اس موقف کے مطابق ان کو جو نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت کے جو خطرے ہیں اس پورے سلسلے میں، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کیا تھا. سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، جو وفاق پہ حملہ ہے، جو جمہوریت پہ حملہ ہے، جو ناقابل برداشت ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس موقع اس تشدد کی وجہ سے، اس حملہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آج چھٹی کے دن ہوتے ہوئے بھی ایک اسٹرانگ میسج بھیجا. اللہ اکبر اللہ. مفتاح بھائی کی طرف ریسٹ آف اذان کے آداب میں سر ہمیں بولنا منع ہے، آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جی خالد محمود صاحب. میاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کے اندر ایک ٹینشن ہے عدم اعتماد کی، ایک ڈی چوک کی ٹینشن ہے جس کے اندر ایک تصادم کا خطرہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کارکن جو آپس میں لڑ نہ پڑیں. کیا ایسی صورت میں کوئی تھرڈ پارٹی کوشش کرتی ہے تھرڈ آپشن کے اوپر، تو کیا وہ آپشن آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ حضرت مولانا اس کا بہتر جواب دیں گے. کوئی تصادم کا تصور نہیں ہے. ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے. ہم نے 14 دن یہاں پر آزادی مارچ کے حوالے سے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن شریک ہوئی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں کٹا اس سے. تو ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے، اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے. لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل، اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر شرفاء نے آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا 10 لاکھ بہت بڑی بات ہے. میں نے تو کہا 172 لے کر آ جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں. جو OIC کا اجلاس ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریاستی سطح پر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا انعقاد ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک وارننگ دی، تو کیا یہ وارننگ
आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े, काफी सारे मामला तय हुए हैं, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ? जहाँ तक OIC के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, हमने समझा कि वो नामुनासिब है और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये OIC कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें दो मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असेंबली में ये OIC हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि OIC हो, इज़्ज़त के साथ हो, मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर PTI का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। मेहरबान जी, देखें, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है, तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सनस हैं, उनको आइन के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सज़ा दी जाए। अगर वो बेगुनाह है तो उनको बाजियाब किया जाए। मियां साहब ये बताइएगा सर, जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले। जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादुम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैरमामूली इक़दाम उसके वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है इमरान नियाज़ी, कोई इंतज़ामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैनिफेड एक्शन। कोई गुंजाइश। शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।